तो कहानी की शुरुआत होती है कैरेबियन सी के बीच में। एक फैमिली अपनी यॉट पर छुट्टियां मनाने आ रही होती है। माँ जूलिया स्विमिंग करने के लिए पानी में जंप करती है। थोड़ी देर रिलैक्स करते वक्त उसे अपना अजीब लगता है। महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पास हो, लेकिन जब वो इधर उधर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। इसलिए वह सोचती है कि शायद ये उसका वहम था। कुछ सेकंड बाद वह अजीब फीलिंग करने लगती है। इस बार फिर से वही उसी चीज़ पर नज़र पड़ती है, लेकिन अब वो थोड़ा घबरा जाती है। वो तुरंत यॉट की तरफ देखती है, तभी अचानक कोई उसका टांग खींच रहा होता है। जूलिया मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूज़िक सुन रही होती है, इसलिए उससे कुछ भी नहीं सुनाई देता। उसका हस्बैंड टॉम और उसका बेटा बेन फिशिंग कर रहे होते हैं। उन्हें भी कुछ नहीं पता चलता। जूलिया पानी के ऊपर रहने की कोशिश करती है, लेकिन पानी मुंह में जाने के बाद उसके चिल्लाने की मुश्किल हो जाती है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफ़ी टाइम से उसने जूलियट को नहीं देखा है। वो यॉट पर उसे ढूंढने के लिए और तभी देखता है कि उसकी वाइफ पानी के डेंजर में है। टॉम तुरंत बचाने के को बुलाता है, यॉट को उसकी तरफ मोड़ता है और बिना सोचे समझे पानी में जंप कर देता है। वह तेज़ी से जूलियट तक पहुंचता है, उसे पकड़ लेता है और दोनों वापस यॉट की तरफ आ जाते हैं। बच्चे दोनों उसके ऊपर खींचते हैं। पूरी फैमिली जूलियट को संभालती है, लेकिन जूलियट खुद को समझाती है शायद ये सिर्फ लहरों की वजह से हुआ होगा, मैं ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ। रात को पूरा परिवार मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। सब खुशी देखते हैं। इसी बीच कैसी को उसका बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है, इसीलिए वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बहुत बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। अचानक कॉल ग्लिच होने लगता है और स्क्रीन फ्रीज हो जाता है। कैसी घबरा कर अंदर आती है और ये बात अपने फैमिली को बताती है, लेकिन टॉम कहता है हमें लैंड से बहुत दूर है, इसलिए शायद सिग्नल वीक हो गया होगा। तभी सबको एक तेज़ आवाज़ सुनाई देता है। पूरी फैमिली बाहर आती है और देखती है कि वेल्स के एक बड़ा ग्रुप पास से गुजर रहा है। टॉम एक्सप्लेन करता है वेल्स हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब स्टॉर्म आता है तो उनका डायरेक्शन कन्फ्यूजन हो जाता है। अचानक यॉट ज़ोर से हिलने लगती है। बेन गिर जाता है। टॉम को टेंशन होती है कि यॉट के डैमेज ना हो गया हो, इसलिए वह ड्राइव के नीचे जाकर चेक करता है। कुछ देर बाद टॉम पानी के सरफेस पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा घाव हो जाता है। जूलियट तुरंत उसके ज़ख्म स्ट्रेच करती है। टॉम बताता है पानी के अंदर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा जीव खड़ा हो, लेकिन जब मैं मुड़ा तो प्रोबेबली कोई मुझे काट रहा था। वह आगे कहता है जो भी चीज़ थी वो बहुत बड़ी थी। जब टॉम यॉट चेक कर रहा होता है तो उसे काफ़ी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उसे हेल्प बुलानी पड़ती है। जूलियट बार बार रेडियो पर ट्राई करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कैसी फ़ोन पर सिग्नल ढूंढती रहती है, पर नेटवर्क बिल्कुल डेड हो चुका होता है। तभी कैसी को अचानक पानी में एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और वह ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जब सब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक बेन था जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यॉट बिल्कुल बंद हो जाती है। वो लोग बीच समुंदर में स्टक हो जाते हैं। जूलियट रेडियो में एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन सिग्नल इतना ख़राब होता है कि कुछ भी क्लियर नहीं समझ आता। टॉम फैमिली को बताता है हमारे पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा हुआ है, अब हमें किसी भी फिशिंग बोट की इस्तेमाल करके यहाँ से निकलना होगा। तभी रेडियो पर कुछ डायरेक्ट सुनाई देता है। सबको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग बहुत डर जाते हैं और शॉक में देखते हैं कि काफ़ी सारी फायर बॉल्स ज़मीन पर गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये गिरते हैं वहाँ बड़े बड़े धमाके होते हैं। एक फायरबॉल पानी में भी उनके पास गिरता है। टॉम तुरंत यॉट स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और ब्लास्ट उस एरिया के इर्द गिर्द होता है। फैमिली डर के मारे एक दूसरे को ज़ोर से पकड़ लेती है। तभी टॉम को रियलाइज़ होता है यह मिटियोर्स नहीं है, बल्कि सैटेलाइट हैं जो ज़मीन पर गिर रहे हैं। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि यॉट से धुआं निकल रहा होता है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हवा तेज़ होने लगती है तो फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है।
कोई यह नोटिस नहीं करता कि कंपास बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है। यॉट ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे छोटी भी लगती है। बड़ी बड़ी लहरों के तरह यॉट भी पूरी मुश्किल से टूटने लगती है। टॉम स्ट्रगल करके बाहर आता है और लाइफ जैकेट लेकर आता है। तभी पावर चिल्लाने लगती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स को बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। इसी वजह से बेन नोटिस करता है कि जूलियट के नाक से खून बह रहा होता है। जूलियट को चक्कर आने लगते हैं जबकि कैसी सिक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है लेकिन बहुत कम सिग्नल होता है। अचानक एक बहुत तेज़ हाइट पैसेज नॉइज़ आती है जो हवा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जूलियट दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है लेकिन एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़की तोड़ने लगता है। टॉम एक फ्लेयर को चलाता है और कुछ ही देर बाद तरफ अंधेरा भी हो जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है क्योंकि वह स्टॉर्म से बचे चुके होते हैं लेकिन यॉट आधी तबाह हो चुकी होती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो जो देखते हैं उसे सब फ्रीज़ हो जाता है। समुद्र का पानी बिल्कुल गायब हो चुका होता है और उसकी यॉट अब बिल्कुल ज़मीन पर अटकी हुई होती है। कैसी तुरंत अपना फ़ोन चेक करती है लेकिन नेटवर्क बिल्कुल डेड होता है। बेन 2 मरे हुए क्रैब्स को लेके आता है खाने के लिए। टॉम कैंपस चेक करता है और शॉक हो जाता है। कैंपस बिल्कुल उल्टा हो चुका होता है। वह कहता है यह आखिर बार 7 लाख साल पहले हुआ था। मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए थे। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका होगा। वह टूट कर रोने लगती है। जब जूलियट उसे समझाने की आती है तो कैसी उसे दूर हटा देती है और चुपचाप कहीं छुप जाती है। जूलियट और टॉम बची हुई स्पॉयलर्स को चेक करते हैं। पानी और खाना बहुत कम होता है। बेन अपने बर्थडे बलून्स को एक पैकेट में बांधकर ताकि शायद कोई ज़िंदा सर्वाइवर दूर से देख सके। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है और इस बार कनेक्शन हो जाता है। सामने से एक आदमी जवाब देता है। उसका नाम नो है और वो एक सबमरीन के कंपार्टमेंट में फंस चुका होता है। नो कंफर्म करता है मैग्नेटिक पोल्स रिसीव हो चुके हैं इसीलिए ओशन पीछे हट गया और ज़मीन एक्सपोज हो गई है। वो यह कहता है मैंने अब तक कोई ऐसा सर्वाइवर नहीं देखा। सब कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। फिर वह वार्निंग देता है पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते के अंदर समुद्र वापस आ जाए। वह फैमिली को स्ट्रेच करता है जितना हो सके ऊपर की जगह पर चले जाओ। जब पानी वापस आएगा तो बहुत ज़्यादा डेंजर होगा। नौ ये बताता है कि क्रैश में उसका पार्टनर मर चुका है और समुद्र में सिर्फ 3 लोग की जगह बची हुई है। जूलियट और टॉम तुरंत कहते हैं प्लीज़ हमारे बच्चों को ले जाओ। नौ उन्हें अपने नेक्स्ट कंसिडर तक ले जाता है। टॉम डिस्टेंस कैलकुलेट करता है तो कहता है सबमरीन तक पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। वह फैमिली से बोलता है आज रात अच्छे से रेस्ट कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह सब लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी टॉम के पास में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वह एक लकड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हारपून गन होती है उसके साथ एक ज़ोर ज़ोर से भौंकने वाला कुत्ता भी होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है लेकिन वह आदमी किसी अननोन लैंग्वेज में बोलता है जो टॉम को समझ नहीं आती। पानी पीने के बाद अचानक वो आदमी टॉम के सर पर बोतल मार देता है और उसके चेहरे पर जोर के लात मार देता है। जूलियट डर के मारे भागने लगती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में हारपून गन घुसा चुका होता है। टॉम कुछ पल तड़पता है और फिर वह आदमी उसकी गर्दन भी काट देता है। इसके बाद वह आदमी जूलियट के पीछे भागता है और उस पर हारपून थ्रो करता है जो उसके कंधे में लग जाते हैं। ज़ख्मी होते हुए भी जूलियट यॉट के अंदर भागती है और चिल्लाती है बच्चों छुप जाओ। वो दरवाज़ा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफ़ा के अंदर छुप जाते हैं। जूलियट उन्हें फ्लेयर गन पकड़ा देती है और ख़ुद को एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और आखिरकार अंदर घुस जाता है। पहले वह थोड़ा खाना उठाता है फिर पूरी यॉट में ढूंढने लगता है। वह बेडरूम के तरफ जाता है लेकिन जूलियट एक छोटे से हॉल में बाहर निकल चुकी होती है। आदमी को लगता है कि वो भाग गई है। जैसे ही वो जूलियट धीरे से निकलने लगती है उसका
कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है तो जूलियट चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है। अपने मरे हुए कुत्ते को देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है। इसी बीच जूलियट यॉट की दूसरी साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वह ऊपर चढ़कर टूटी हुई लकड़ी से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वह उसे पकड़कर जोर से पुश करता है। जैसे ही वह जूलियट नीचे गिर जाती है, जूलियट फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वह चाकू छोड़ दे और उसके बाल पकड़कर उसको चेहरे ज़मीन पर मार देता है। वह उसे सोफ़ा पर फेंक देता है और गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब देख कर हो रहे होते हैं। वह डर के मारे कांप रहे होते हैं। तभी कैसी हिम्मत करके बाहर निकलती है और फ्लेयर गन चला देती है। फ्लेयर सीधा उस आदमी को लगता है। वह जलने लगता है और यॉट में आग पकड़ने लगती है। बच्चे तुरंत बाहर भागते हैं, लेकिन जूलियट वापस आती है, उसे एक लात मारकर गिरा देती है। मैप और बैग उठाती है और बच्चों के साथ भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा टॉम के पास पहुंचते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। जूलियट भी हमें उसके साथ बैठी जाती है। तीनों मिलकर रो कर टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वो दरवाज़ा आदमी फिर से यॉट से बाहर निकलता है और फैमिली दोबारा भागने लगती है। कुछ ही देर बाद यॉट एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा रेस्ट कर सके। कैसी बोलती है, शायद वो पागल आदमी बलून देखकर हमारे पास आ गया था। यह सुनकर बेन खुद को दोषी मान लेता है। जूलियट समझाती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो सबको बोलती है हमें चलना होगा, वो आदमी अभी भी हमारे पीछे हो सकता है। रास्ते में बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क को देखकर हैरान रह जाती है। तभी जूलियट नोटिस करती है कि वो आदमी फिर से उनके पास आ रहा है। सब लोग दूर पड़ते भागने लग जाते हैं। नीचे हुए टॉक्सिक वेस्ट दिखाई देती है। फैमिली ध्यान से उसे क्रॉस करती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक आदमी का पीछा कर रहा है। आगे चलकर उन्हें बड़े बड़े मरे हुए सी एनिमल्स और समुद्र के नीचे जमा हुई सारी प्लास्टिक दिखने लगती है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है। जूलियट समझ जाती है कि वह डेंजरस है और बहुत ख़राब भी है। वो सब रुकने को कहते हैं। जब वो पानी एक बोतल चेक करती है तो शॉक हो जाती है। पानी लगभग ख़त्म हो चुका होता है। कैसी को रियलाइज़ होता है कि शायद उसे अपनी बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। गुस्से में जूलियट चिल्लाती है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से पानी ख़त्म हो गया। कैसी जवाब देती है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने नहीं वाले हैं। दोनों एक बचे लंबी बहस होती है, लेकिन फिर भी फैमिली आगे चलने लगती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन वह सिर्फ कुछ बर्ड्स होते हैं। फैमिली डिसाइड करती है कि रात यहीं प्लेन के अंदर गुजारेगी। वह थोड़ा स्नैक शेयर करते हैं। तभी जूलियट को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फ़ोटो मिलती है। वो देखकर टूट जाती है। कैसी पूछती है, मॉम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलियट हल्के से स्माइल के साथ बताती है, टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। एक दिन उसने मुझे फ्लावर्स और एक प्यारी सी एक पोएम देकर अपना प्यार कन्फेस किया। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर जाती है। तभी वो दरवाज़ा आदमी अचानक पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी वक्त जूलियट पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार करके उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह उसे रात आदमी की लाश पर खड़े मौका रेंज होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसकी बॉडी पर कोई काटने के निशान है, मतलब इस एरिया में कोई और ख़तरनाक जीव की भी मौजूदगी है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, क्रैब्स उस आदमी के मुंह पर उसे बाहर कर निकल जाते हैं। कुछ घंटों बाद जूलियट और कैसी मैप देख रहे होते हैं, लेकिन बेन चुपचाप आगे निकल जाता है। जूलियट तुरंत चिल्लाती है, बेन रुक जाओ, लेकिन बेन एक छोटे से टेबल के पास झुककर पानी पीने लगता है। जूलियट फ़ौरन उसके पास भागती है, उसे खींचकर ऊपर उठाती है और कहती है, अननोन पानी तुम्हें बहुत बीमार कर सकता है। धूप और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है, लेकिन बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पानी टूटी हुई कुर्सियाँ मिलती हैं। जूलियट उस और केस की मिलकर उन्हें एक टेम्परेरी शेल्टर बनाती हैं।
जूलियट बेन को एक इंजेक्शन लगाती है और डिसाइड करती है कि आज रात को यहीं गुजारेंगे। सुबह जूलियट एक अजीब सी आवाज़ सुन लेती है, उठती है। जब वो बाहर देखती है तो शॉक हो जाती है। क्रैब्स का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। जूलियट तुरंत बच्चों को जगाती है और तीनों भागना शुरू करते हैं। भागते भागते उन्होंने एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों मिलकर फैमिली को बाहर छोड़कर भाग जाते हैं। क्रैब बिल्कुल पास आ चुके होते हैं। जूलियट बच्चों को कॉरिडोर के ऊपर चढ़ा देती है। जब वो खुद चढ़ने लगती है तो क्रैब उनके पैर को ज़ोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ा लेते हैं, वरना वो नीचे गिर जाती। कंटेनर के पास होल से अंदर क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर भी को काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों आदमियों को मार देते हैं। आखिर में आदमी रूफ के होल तक पहुंचता है, लेकिन क्रैब्स उसे भी नीचे खींचकर लेकर उसे मार देते हैं। जूलियट अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो खुद को रेत के तूफान में पाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। वो एक मरी हुई औरत के हथियार उठाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। कैसी उसकी आवाज़ सुनकर वापस आती है और बताती है, मैं और बेन मदद ढूंढने गए थे पर कोई नहीं मिला। पर तीनों एक खुले कंटेनर तक पहुंचते हैं, जहां वो तूफ़ान ख़त्म होने तक रुकते हैं। जूलियट, टॉम और लाइट निकालते हैं और अपने ज़ख्म पर जलाकर बांधते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तूफ़ान उन्हें रुकने के बाद एक और कंटेनर मिलता है, जिसमें बहुत सारी पानी और बोतल होती हैं। बॉडीज़ चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलियट रेडियो से कनेक्ट करती है और नेव को बताती है कि मैप खो गया है। नेव बताता है, तुम पर क्रैब्स के जीव ने अटैक किया था। ये नए जीव हैं जो ऑक्सीजन की वजह से बिल्कुल पागल हो चुके हैं। वह अर्जेंट वार्निंग देता है, समुद्र हमारी उम्मीद से ज़्यादा जल्दी वापस आ रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। नेव एक फ्लैश शॉट करता है। फैमिली उस डायरेक्शन में चलना शुरू करती है। लंबी वॉक के बाद उन्हें एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है, जिसमें बेन पी करता है। अब उसे फाइनली सबमरीन दूर से नज़र आने लगती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा सा रॉकी पाथ क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें ही वह आगे बढ़ने लगते हैं। दीवारें हिलने लगती हैं और एक भयंकर रॉक स्लाइड हो जाता है। खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। न्यू कहता है, मेरे लिए सब खत्म हो चुका है, सबमरीन में अब तुम दोनों का ही है। उधर जूलियट देखती है कि क्रैब्स का झुंड उसकी तरफ आ रहा होता है। वह गन से फायरिंग शुरू करती है और कुछ क्रैब्स को मार गिराती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है। तभी क्रू दीवार पर ऊपर देखती है तो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अपने घायल फिर से मजबूत जूलियट तेज़ी से चढ़ने लगती है। कैसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है। दोनों मिलकर सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले ही ऊपर से खड़ा होता है और फायरिंग करता रहता है ताकि क्रैब्स डिस्टर्ब रहे। क्रैब्स नेव के बॉडी तक पहुंचते हैं, उसे यूज़ खाना शुरू कर देते हैं। जूलियट फायरिंग करती रहती है जब तक बच्चे अंदर ना चले जाएं। तब उसे रियलाइज़ होता है कि गोलियां ख़त्म हो गई हैं। वह उस गन को क्रैब पर फेंक देती है और बच्चों के साथ सबमरीन के अंदर चली जाती है। फाइनली हैच का टाइट लॉक कर देती है और विंडो से बाहर क्रैब्स को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। इसी वक्त समुद्र वापस आता है। तीनों तुरंत अपनी सीट पर बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज़ लहरों की वजह से सबमरीन ज़ोर ज़ोर से इधर उधर हिलना शुरू कर देती है। जूलियट का पूरा जर्नी एक विजन दिखाई देती है जो क्रूज उल्टी कर देती है। अचानक वही हाइट पिच नॉइज़ फिर से आती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जूलियट और बच्चे होश में आते हैं और ख़ुद को एक जिंदा पाते हैं। वह हैच अनलॉक कर बाहर निकलते हैं और शॉक हो जाते हैं। लहरों ने सबमरीन को एक तरफ फेंक दिया था, यही अब ज़िंदगी रह चुकी। वह हैच अनलॉक कर बाहर निकलते हैं और शॉक हो जाते हैं। लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया था, यहीं अब जिंदा रहने और नई ज़िंदगी शुरू करने की उम्मीद है। इस तरह यही फिल्म यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।